हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ही शिक्षा। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ की कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़। जैसे कि आपको थंबनेल पर शो हो ही गया होगा कि सीबीएसई ने अपना न्यू क्वेश्चनर रिलीज़ किया है, क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किया है, जिसमें उन्होंने हर एक सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलीज़ किए हैं। वो आपको बताना चाह रहे हैं कि किस तरह का पैटर्न आने वाला है, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे आपके बोर्ड एग्जाम से पूछे जाएंगे। इट इज़ अ क्लियर हिंट दैट दे आर रेडी टू टेक योर एग्ज़ाम। यहाँ पर वो अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं। जैसे ही सिचुएशन कंट्रोल में होगी वो आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएंगे। अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दीजिए। जो आपको इतना गैप मिल गया है उसमें ये नहीं कि आप पढ़ें ही ना, ठीक है, आप सारी चीज़ें भूलने लग जाएंगे। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। आज की इस वीडियो में आपको बिजनेस स्टडीज़ के जितने क्वेश्चन सीबीएसई ने रिलीज़ किए हैं वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहली केस स्टडी इन्होंने सबसे फर्स्ट चैप्टर की ही दी है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की। देखिए केस स्टडी क्या है। सना इज द ब्रांच मैनेजर ऑफ एबीसी हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। द कंपनीज ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द सेल ऑफ इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। सना क्या है, एक ब्रांच मैनेजर है एबीसी हैंडीक्राफ्ट की, और कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें सेल प्रमोट करनी है इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की। इट सेल्स फैब्रिक, फर्निशिंग, रेडीमेड्स एंड हाउस होल्ड आइटम्स। अब इनकी जो प्राइवेट लिमिटेड है वो फैब्रिक सेल करती है, फर्निशिंग, रेडीमेड एंड हाउस होल्ड आइटम्स जो ट्रेडिशनल इंडियन फैब्रिक के बने होते हैं। सना डिसाइड्स क्वांटिटीज, वेराइटी, कलर एंड टेक्सचर ऑफ ऑल द अबव आइटम्स। सना ने डिसाइड किया है यहाँ पर कितनी क्वांटिटी हम बनाने प्रोडक्शन करने वाले हैं, क्या वेराइटी होगी, क्या कलर, क्या टेक्सचर होने वाला है, एंड देन अलोकेट रिसोर्सेज फॉर देयर परचेज फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स। एंड देन उन्होंने उन सभी रिसोर्सेज को एलोकेट किया कि वो कहाँ से परचेज करेंगे, कौन कौन से सप्लायर्स से परचेज करेंगे, ये सारी चीज़ें। शी अपॉइंट्स अ टीम ऑफ डिज़ाइनर्स एंड क्राफ्ट पीपल। उन्होंने यहाँ पर एक टीम अपॉइंट करी जिसमें कुछ डिज़ाइनर्स होंगे, क्राफ्ट पीपल होंगे कांपने के लिए, हु डेवलप सम प्रिंट फॉर बैड कवर्स इन ब्राइट कलर ऑन स्किन। जो उनके लिए क्या काम करेंगे, जो बैड कवर्स के प्रिंट्स को तैयार करेंगे, क्या प्रिंट होने वाला है बेडशीट्स पर, उनके कवर पर, कौन कौन से कलर्स उसमें यूज़ किए जाएंगे, वो सब। ऑल्दो द प्रोडक्ट लुक वेरी अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव। ये जो प्रोडक्ट ये लोग तैयार कर रहे हैं बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत इम्प्रेसिव लग रहा है। दे वर रिलेटिवली एक्सप्रेसिव ऑन द फ्रंट ऑफ अफोर्डेबिलिटी फॉर एन एवरेज कस्टमर। बट ये जो न्यू प्रोडक्ट तैयार हो रहा है ये सिल्क में तैयार हो रहा है और ये एक्सपेंसिव है। मतलब इतना अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं, बट ये एक्सपेंसिव हो जाएगा एक एवरेज कस्टमर के लिए, वो इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। Sana suggested that they should keep the silk bed covers for special festive occasion. यहाँ सना ने डिसाइड किया कि जो हम सिल्क के बेड कवर्स तैयार कर रहे हैं, जो लोगों को अट्रैक्टिव लग रहे हैं, इम्प्रेसिव लग रहे हैं, उन्हें हम सिर्फ और सिर्फ स्पेशल फेस्टिवल्स ओकेजन के लिए ही निकालेंगे। एंड ऑफर द कॉटन बेड कवर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस टू कीप कॉस्ट अंडर कंट्रोल। और उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि जो कॉटन बेड कवर्स हैं उन्हें हम रेगुलर बेसिस के लिए प्रोड्यूस करेंगे सो दैट कॉस्ट अंडर कंट्रोल रहे। ये आपकी फुल केस स्टडी है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। फर्स्ट वन इज शी अपॉइंट्स अ टीम ऑफ डिजाइनर्स एंड क्राफ्ट पीपल्स इन द कंपनी हु डेवलप्ड सम प्रिंट फॉर बैड कवर्स इन ब्राइट कलर ऑन सिल्क। ये लाइन हमने केस स्टडी में भी पढ़ी थी कि उन्होंने एक टीम अपॉइंट की है जिसमें कुछ डिजाइनर्स हैं, कुछ क्राफ्ट पीपल हैं जो प्रिंट कवर्स को डेवलप करेंगे। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पर कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट का हाईलाइट हुआ है, तो देखो मैनेजमेंट के फंक्शंस में क्या आ जाता है। सबसे पहले प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। आपके 5 जो फंक्शंस हैं वो यही हैं, राइट। अब इसमें यहाँ पर इन्होंने लोगों को अपॉइंट किया है। शी अपॉइंट्स अ टीम ऑफ डिजाइनर। अपॉइंट का मतलब ही क्या है कि आपने कुछ लोगों को काम पर अपॉइंट किया है। स्टाफिंग इसका करेक्ट आंसर है। स्टाफिंग में आप यही करते हैं कि जिस एम्प्लॉय की आपको रिक्वायरमेंट है उन्हें रिक्रूटमेंट करना स्टाफिंग प्रोसेस के अंडर आ जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इसी से रिलेटेड, इसी केस स्टडी से। इन द अबव केस कंपनीज ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द सेल्स ऑफ इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट। यहाँ अब जो भी केस है इसमें कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या था कि उन्हें सेल प्रमोट करनी है हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की। The above line focus on which feature of management। ये जो लाइन है ये मैनेजमेंट के कौन से फीचर को हाईलाइट कर रही है। ऑप्शंस आर मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज परवेसिव इन नेचर, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो देखो यहाँ पर सिंपल यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हैं, इनका एक गोल है, ठीक है, जो इन्हें अचीव करना है कि इन्हें सेल इंक्रीज करनी है। सो इट इज
मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जिसमें हम एक गोल को अचीव करने के लिए ही सब चीज मैनेज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इसी केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द अबव केस एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट सना इज वर्किंग। यानी इस केस में सना किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर वर्क कर रही हैं। सो यहाँ पर 3 लेवल होते हैं या 3 लेवल होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है टॉप, देन मिडिल, देन लोअर। सो टॉप मैनेजमेंट में वो लोग आ जाते हैं जो प्लानिंग करते हैं, जो सारे के सारे स्ट्रेटजीज तैयार करते हैं, ठीक है, डिसीजंस लेते हैं। मिडिल लेवल में जितने भी डिपार्टमेंटल्स हेड आ जाते हैं ना, ब्रांच के हेड या डिपार्टमेंट्स के हेड जितने भी होते हैं वो मिडिल लेवल पर आ जाते हैं। सो सना इज अ ब्रांच मैनेजर। इन दिस केस स्टडी सना इज अ ब्रांच मैनेजर, और ब्रांच मैनेजर आपका मिडिल लेवल का पार्ट हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी केस स्टडी से रिलेटेड है, सना सजेस्टेड दैट दे शुड कीप द सिल्क बेड कवर फॉर स्पेशल फेस्टिवल ओकेजन। सना ने सजेस्ट किया था कि सिल्क बेड कवर उसी टाइम पर प्रोड्यूस करेंगे जब फेस्टिवल ओकेजन्स होंगे, और कॉटन बेड कवर हम रेगुलर बेसिस पर तैयार करेंगे, विच सो दैट, अच्छा इसका रीजन क्या था कि कॉस्ट आपकी कंट्रोल में रहे। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो अगर आप किसी चीज को कंट्रोल करने की बात कर रहे हो, कॉस्ट को कंट्रोल करने की बात कर रहे हो, सो हियर यू आर डूइंग कंट्रोलिंग। ठीक है, सो यहाँ पर आप कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पर। नेक्स्ट केस स्टडी इन्होंने दी है सेकंड चैप्टर की, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो द केस स्टडी इज, आफ्टर कंप्लीटिंग हर बैचलर्स इन फैशन डिजाइनिंग फ्रॉम अ वेल नोन कॉलेज इन फ्रांस, Aditi has opened a boutique in posh market in Kolkata। यानी बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद इन फैशन डिजाइनिंग अदिति ने एक बुटीक खोला है, कहाँ पर? कोलकाता में। She has divided the work in smaller units and each employee is well trained to perform his or her task efficiently। उन्होंने सभी वर्क को मतलब डिवाइड कर दिया है स्मॉलर यूनिट्स में, ताकि हर एक एम्प्लॉय अपने वर्क में ट्रेन हो और हर एक टास्क को वो इफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। द सेल्स पर्सन आर अलाउड टू क्लोज अ डील विद अ बायर बाय गिविंग अ मैक्सिमम ऑफ 5% डिस्काउंट। यहाँ पर सेल्स पर्सन जितने भी हैं इनकी बुटीक में, उन्हें ये कहा गया है कि आप बायर को 5% तक का मैक्सिमम डिस्काउंट आप दे सकते हो। Whereas the decision to give any further discount rests with Aditi as the final authority। लेकिन इसके अलावा जो भी डिसीजन होगा, ठीक है, 5% से ज़्यादा डिस्काउंट अगर आपको किसी को देना है, आपको उसके लिए अदिति से यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं के पास फाइनल अथॉरिटी है। In the earlier period of our business venture, employees were asked to put in extra hours of work। ठीक है, उन्होंने पहले अपने जितने भी एम्प्लॉयज थे उनसे ये कहा था कि अगर आप एक्स्ट्रा आवर्स वर्क करेंगे, इसके अलावा अगर आपको कुछ भी और प्रोसीड करना है, अगर कोई भी ज़्यादा डिस्काउंट देना है, उसके लिए आपको अदिति से ही बोलना पड़ेगा, बिकॉज शी हैज़ द फाइनल अथॉरिटी, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, इन द अर्लियर पीरियड ऑफ अवर बिजनेस वेंचर एम्प्लॉयज वर आस्क्ड टू पुट in extra hours of work. In return, she had promised to give them a special incentive within a year। पहले के टाइम जब स्टार्ट किया था बुटीक उन्होंने, तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज से कहा था कि आप कुछ एक्स्ट्रा आवर्स वर्क करिए यहाँ पर, ठीक है, मतलब अगर 7 आवर्स की ड्यूटी आवर्स हैं आपके, तो आप 9 आवर्स वर्क करिए, 10 आवर्स वर्क करिए, जितना आप एक्स्ट्रा यहाँ पर टाइम दे सकते हैं वो दीजिए। उसके बिहाफ पर उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था कि मैं आपको स्पेशल इंसेंटिव दूंगी इसी ईयर के अंदर। Therefore, when the business was doing well, जब बिजनेस अच्छा चलने लगा, she honored her commitment by giving bonus to her employees। उन्होंने अपना कमिटमेंट फुलफिल किया और जिन एम्प्लॉयज ने एक्स्ट्रा आवर्स वर्क किया था उन सभी को वहाँ पर बोनस दिया गया। ठीक है, उन्होंने कमिटमेंट ये किया था कि अगर आप एक्स्ट्रा आवर्स वर्क करेंगे तो मैं आपको इंसेंटिव दूंगी, और उन्होंने उस कमिटमेंट को फुलफिल भी किया। She also instructed her employees that communication from top to bottom should follow the official lines of command। यहाँ पर उन्होंने ये भी इंस्ट्रक्ट किया था अपने एम्प्लॉयज़ को कि जो भी कम्युनिकेशन होगा टॉप टू बॉटम में, वो ऑफिशियल लाइंस ऑफ कमांड को आपको फॉलो करना है। मतलब लोअर लेवल पहले मिडिल लेवल से कम्युनिकेट करेगा, देन टॉप लेवल तक बात जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपने स्केलर चेन पढ़ी थी, वो यहाँ पर कहा गया है कि आपको ऑफिशियल लाइंस ऑफ कमांड को ही फॉलो करना है। However, she tend to be more biased toward her female employees when it comes to solve the conflicts among employees। यहाँ पर ये देखा गया कि जो अदिति हैं ये फीमेल एम्प्लॉयज की तरफ ज़्यादा बायस थी, यानी जब भी कोई कन्फ्लिक्ट सॉल्व करना होता था तो वो फीमेल्स की तरफ ज़्यादा बायस्ड हो जाती थी। अब इस केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखो।
Question number 1 is Aditi has divided the work in smaller units. Aditi ने यहाँ पर work smaller units में divide किया था and each employee is well trained to perform his her task efficiently. यहाँ पर हर एक एम्प्लॉय अपने वर्क को परफॉर्म करने में ट्रेन था, एफिशिएंटली वर्क को कर पा रहे थे. विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग फॉलोड हियर, यानी यहाँ पर मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया गया है. ऑप्शन है आपके पास सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन और ऑर्डर. तो देखो, वर्क को आपने जो स्मॉलर यूनिट्स में बांटा है और हर एक एम्प्लॉय अपने वर्क को करने में मतलब ट्रेंड है, अपना काम अच्छे से कर पा रहा है, एफिशिएंटली कर पा रहा है, तो यहाँ पर ये डिवीजन ऑफ वर्क, बी डिवीजन ऑफ वर्क मैनेजमेंट का प्रिंसिपल यहाँ हाईलाइट हो रहा है. डिवीजन ऑफ वर्क भी क्या कहता है कि आप वर्क को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर दीजिए सो दैट हर एक एम्प्लॉय अपने वर्क को एफिशिएंटली कर पाए. राइट. नेक्स्ट यहाँ पर है द सेल्स पर्सन आर अलाउड टू क्लोज अ डील विद अ बायर बाय गिविंग मैक्सिमम 5% डिस्काउंट. सेल्स पर्सन को अलाउ था कि वो 5% तक का डिस्काउंट दे सकते हैं, वेयर एज द डिसीजन टू गिव एनी फर्दर डिस्काउंट, और इसके अलावा जितना भी डिस्काउंट आगे देना होता था उसके लिए अदिति ही फाइनल अथॉरिटी थी. तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है दैट विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग फॉलोड हियर. यहाँ पर भी कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो हुआ है. तो देखो, यहाँ पर कुछ पावर किसके पास है, सेल्स पर्सन के पास, और फाइनल पावर्स किसके पास है, अदिति के पास. ठीक है, या मैं कहूँ कुछ पोर्शन हमने सेल्स को पावर डिवाइड कर दी और मेन पावर अभी भी हमारे पास किसके पास है, अदिति के पास ही है. कुछ डिसीजन सेल्स पर्सन अपने बिहाफ पर अपनी अथॉरिटी को यूज कर ले सकते हैं, बट मेजर डिसीजन के लिए आपको अदिति को ही कांटेक्ट करना होगा. इट मींस दे आर यूजिंग बोथ द टेक्निक्स, सेंट्रलाइजेशन मेथड एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन मेथड. यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन तो की गई है, पावर सेल्स पर्सन के पास अथॉरिटी ट्रांसफर की गई है, बट मेन पावर अभी भी अदिति के पास ही है. कोई भी मेजर डिसीजन लेना हो उसके लिए अभी भी हम अदिति से ही यहाँ पर कम्युनिकेट करेंगे. सो इट मीन्स सेंट्रलाइजेशन भी है क्योंकि मेन पावर अदिति के पास है, डिसेंट्रलाइजेशन भी है क्योंकि हमने हर एक लेवल पर कुछ ना कुछ पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं. सो द करेक्ट आंसर इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. ये आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है आपके पास therefore when the business was doing well, she honored her commitment by giving bonus to her employees. जब बिजनेस अच्छा चलने लगा था तो उन्होंने अपने कमिटमेंट को पूरा किया और बोनस दिया अपने एम्प्लॉयज़ को. ठीक है, ये हुआ था कि उन्होंने कहा था कि आप एक्स्ट्रा आवर्स वर्क करेंगे तो मैं आपको इंसेंटिव दूंगी, और उन्होंने उस कमिटमेंट को फुलफिल भी किया था. विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग हाईलाइटेड हियर. यहाँ पर मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल हाईलाइट हो रहा है. ऑप्शन है आपके पास डिसिप्लिन, ऑर्डर, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. अच्छा, यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं कि अगर बोनस दिया जा रहा है तो ये रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज होगा, बट ये नहीं होगा. रीजन, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट की बात हो रही है. मेन फोकस इस लाइन में कमिटमेंट पर किया गया है कि जो कमिटमेंट अदिति ने कहा था वो उन्होंने फुलफिल किया. डिसिप्लिन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. डिसिप्लिन क्यों होगा, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब यही है कि जो चीज़ कही जा रही है, जो रूल्स बनाए जा रहे हैं, जो कमिटमेंट दिया जा रहा है वो टाइमली फुलफिल हो रहा है जब भी उसका टाइम होता है बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ पर डिसिप्लिन करेक्ट होगा. रेम्यूनरेशन में होता था कि हमें फेयर वेजेस प्रोवाइड करने हैं, तो वेजेस तो उन्हें मिल ही रहे हैं. यहाँ पर इसकी स्टडी में हाईलाइट किया गया था कमिटमेंट, दैट शी हैज फुलफिल्ड हर कमिटमेंट टू गिव बोनस टू हिज एम्प्लॉयज. तो वो उन्होंने यहाँ पर फुलफिल किया है, उन्होंने जो कहा उसे किया भी. सो इट मीन्स यहाँ पर अदिति ने जो भी कमिटमेंट दिया था वो फुलफिल किया. सो द करेक्ट आंसर इज डिसिप्लिन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. इसी की स्टडी का नेक्स्ट क्वेश्चन है अदिति टेंड टू बी मोर बायस टुवर्ड्स अ फीमेल एम्प्लॉयज. अदिति अपने फीमेल एम्प्लॉयज की तरफ ज़्यादा बायस थी जब भी वो कन्फ्लिक्ट सॉल्व करती थी. तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, यानी किस प्रिंसिपल को यहाँ नहीं फॉलो किया जा रहा. सो द करेक्ट आंसर इज इक्विटी. इक्विटी को यहाँ फॉलो नहीं किया जा रहा. इक्विटी का मतलब यही था कि आपको सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना है, इधर वो बॉयज़ हों, गर्ल्स हों, या आपका अपर लेवल स्टाफ हो, लोअर लेवल स्टाफ को, आप किसी के साथ ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, बायस नहीं हो सकते. सो हियर दे आर वायलेटिंग द इक्विटी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. राइट. नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने चैप्टर 3 की केस स्टडी दी है बिजनेस एनवायरनमेंट की. The name and taste of Coca-Cola is known to almost each and every individual in India as well as throughout the world. Business Environment चैप्टर की केस स्टडी है. केस स्टडी क्या है कि जो कोको कोला ब्रांड है आप सब जानते हैं,
बहुत मतलब सारी जगह फेमस है, इंडिया में भी एज वेल एज ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी। द कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक होल्ड द मोस्ट मार्केट शेयर इन द सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट। ये जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है इसने मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा होल्ड किया हुआ है एंड गॉट इटसेल्फ अ स्पेशल सीट इन ईच एंड एवरी गैदरिंग। और कोई भी फंक्शन हो, कहीं पर भी हो, कैसी भी गैदरिंग हो, कोल्ड ड्रिंक का वहाँ पर मतलब होना ज़रूर कंपलसरी सही हो जाता है। आप किसी भी वेडिंग में जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, नॉर्मल पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे हैं, हर जगह आप कोल्ड ड्रिंक होती है, राइट। सो उन्होंने कहा कि कोको कोला जो ब्रांड है वो हर एक गैदरिंग का पार्ट बन चुका है। The Coca-Cola company has an occasion introduced other cold drinks under the Coke name। अब इस कंपनी ने अदर ड्रिंक्स भी इसी नाम के साथ इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज आर डाइट कोक, इसके लिए मतलब इसी सीरीज में वो डाइट कोक भी लेकर आए, अलॉन्ग विद अदर इंक्लूडिंग कैफीन फ्री कोको कोला, डाइट कोक कैफीन फ्री, कोको कोला जीरो शुगर, कोको कोला चेरी, कोको कोला वैनिला एंड लिस्ट गोज ऑन। यानी इसी ब्रांड नेम के साथ उन्होंने अदर वेराइटीज भी मार्केट में निकाली। It has capitalized on each and every opportunity to market itself effectively and place itself in the middle of every gathering। उन्होंने क्या किया, जो भी अपॉर्चुनिटी मार्केट में उन्हें मिलती है वो उसे ग्रैब करते चले गए और अपना मार्केट प्लेस उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। हर एक गैदरिंग का पार्ट आज के टाइम पे भी कोको कोला है ही। The main reason for such an outstanding placement of product goes to the way they have established the connection between every occasion and the need for Coke to be present there। इन्होंने कहा कि भाई जो इफेक्ट मतलब कहें कि इतना आउटस्टैंडिंग वर्क जो ये कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट इतना ज़्यादा मार्केट में डिमांड में है, हर जगह उसकी डिमांड होती है, हर गैदरिंग का वो पार्ट बनता है। तो इसका रीज़न यही है कि उन्होंने हर एक ओकेज़न के साथ अपना कॉन्टैक्ट बनाया है। सो इट मीन्स जो भी ओकेज़न हो उसके लिए वो ड्रिंक अवेलेबल होती है। हमने डिफरेंट जितने भी ब्रांड्स निकाले हैं, अब आपको शुगर फ्री लेना है, कैफीन फ्री लेना है, हर एक वैरायटी है कोको कोला की। यानी गैदरिंग में जिस भी चीज़ की डिमांड है, किसी भी पार्टी में किसी भी टाइप की कोल्ड ड्रिंक की डिमांड है, तो वो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। दैट्स वाई इतना आउटस्टैंडिंग प्लेसमेंट हुआ है कोको कोला का। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। फर्स्ट वन इज, in the context of above given case identify one valid importance of business environment। यानी ये जो ऊपर केस है इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। ऑप्शंस आर, इनेबल अ फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अनसर्टेनिटी, डिले इन एक्शन एंड परवेसिव फंक्शन। सो देखो बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट की जो केस स्टडी थी इसमें आपको क्लियर दिखा कि जो भी अपॉर्चुनिटी आती जा रही थी, जो भी ओकेजन्स होते थे, ये उसके अकॉर्डिंग कोल्ड ड्रिंक्स को मैन्युफैक्चर करने लगे थे कि जो डिमांड आ रही है हम उसके अकॉर्डिंग कोल्ड ड्रिंक्स को बनाते चलेंगे, ठीक है। सो इट मीन्स उन्हें पता है जो अपॉर्चुनिटी है वो उन्हें दिख रही है और उस अपॉर्चुनिटी को गैदर करते जा रहे हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज वो लेते जा रहे हैं। देखो कोई और कंपनी उनके कंपटीशन में इतनी ज़्यादा बड़ी है नहीं, ठीक है, उन्हें दिखता है वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले रहे हैं, सबसे पहले वो हर एक चीज़ लेकर आ रहे हैं मार्केट में, हर एक गैदरिंग के हिसाब से वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते जा रहे हैं। सो यहाँ पर ये फर्म इनेबल है अपॉर्चुनिटीज़ देखने में भी, उन्हें कैप करने में भी और फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने में भी। तो यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनेबल्स अ फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। Next question is, identify the feature of business environment which the Coca-Cola company managed to get in their favor। यानी business environment का कौन सा फीचर है जिसे Coca-Cola कंपनी अपने फेवर में यूज़ कर सकती है या उसे कन्वर्ट कर सकती है, उसके अगेंस्ट नहीं जाने देगी बेसिकली। सो द ऑप्शंस आर कॉम्प्लेक्स, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, फ्यूचरिस्टिक एंड मेंटल एक्सरसाइज। तो देखो अगर मैं ऑप्शन वाइज जाऊँ तो देखो फ्यूचर और मेंटल एक्सरसाइज तो इसके फीचर्स हैं ही नहीं। सो यहाँ सिर्फ इसके दो फीचर्स दिए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स एंड स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तो कॉम्प्लेक्स उसमें से ये हो जाता है कि भाई जो भी इम्पैक्ट आ रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट का, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, एनवायरनमेंट किसी भी तरह से अगर चेंज हो रहा है तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होने वाला है उसे समझना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। वो आप किसी भी तरीके से एनालाइज नहीं कर सकते कि एक चीज़ जिसका आज जितना इम्पैक्ट है आने वाले टाइम में उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, वो समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपके पास स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। एक कंपनी जो इतना ज़्यादा मार्केट कैप होल्ड कर बैठी है, कॉम्पिटिटर्स इतने स्ट्रांग नहीं है, मोस्टली उन्हीं के प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं, तो इतनी स्ट्रांग होल्डिंग के साथ कोई भी कंपनी स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस को ईजिली कंट्रोल कर सकती है।
यहाँ पर ये नहीं कि फुल्ली कंट्रोल कर सकती है, बट हाँ कहीं कहीं स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस को वो अपने अकॉर्डिंग अपने फेवर में चेंज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच बिजनेस एनवायरनमेंट डिड कोको कोला मेजरली टैप इनटू, यानी यहाँ पर कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट में कोको कोला ने टैप किया है। सो ऑप्शंस आर टेक्निकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सो यहाँ पर कोको कोला में कोई टेक्नोलॉजी की ऐसी बात नहीं हुई है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात नहीं हुई है, ना ही इकोनॉमिक की। कोको कोला ने क्या किया, जितनी ज़्यादा गैदरिंग्स वर्ल्ड लेवल पर हो रही हैं, वो मैरिज हो, बर्थडे हो या अदर ऑफिशियल पार्टीज हो, ठीक है, पब हो या जिम हो, हर जगह के लिए उन्होंने हर एक पर्सन के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने एक ड्रिंक तैयार कर दी, ठीक है। आपको डाइट फ्री लेनी है आप डाइट फ्री ले लीजिए, कैफीन फ्री लेनी कैफीन फ्री ले लीजिए, बट हर एक पर्सन की नीड के अकॉर्डिंग, हर एक गैदरिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स को तैयार किया। सो इट मीन्स वो सोशल एनवायरनमेंट को टैप कर रहे हैं, सोशल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं, अपनी जो भी पॉलिसी बना रहे हैं वो सोशल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए बता रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सोशल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, Which of the following is not a product of Coca-Cola? So सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं आपके चैप्टर में से, ये आपको सीधा सीधा वो अनसेन पैसेज वाला है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है और देखना है कि इनमें से कौन सा नाम वहाँ पर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कैफीन फ्री भी था क्वेश्चन में, जीरो शुगर भी था, चेरी भी था। सो जो ऑप्शन नहीं था वो था कोको कोला एवोकाडो, ठीक है, ये उसमें कोई भी ड्रिंक उन्होंने प्रिपेयर नहीं करी थी। सो राइट आंसर इज सी। अब नेक्स्ट प्लानिंग चैप्टर की कौन सी केस स्टडी दी है उन्होंने। सिंप्लेक्स लिमिटेड हैड बीन टेकन ओवर बाय मुंद्रा ग्रुप इमीडिएटली फॉलोइंग इंडियाज इंडिपेंडेंस, यानी सिंप्लेक्स लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया गया था मुंद्रा ग्रुप के द्वारा इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद ही। Since then it enjoy a rich record of industry presence and experience, और तब से आज तक वो एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाते आए हैं, इंडस्ट्री का प्रेजेंस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। In 2005, with the aim to accelerate growth, the company had gone through several rounds of meeting and discussion before launching ERP system to attract large project. 2005 में उन्होंने सोचा कंपनी को और ज़्यादा ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है, तो उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा मीटिंग्स की, डिस्कशन किए ERP सिस्टम को लॉन्च करने के लिए लेकर, सो दैट लार्ज प्रोजेक्ट्स को अट्रैक्ट किया जा सके। The management had done effective forecasts and critical thinking regarding allocation resources to reduce wastage. मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा मतलब इफेक्टिव फोरकास्ट, बेसिकली आपने फ्यूचर के लिए सोचना शुरू किया है कि हम क्या कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग को यहाँ पर यूज़ किया गया कि हम जितने भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उससे कम वेस्टेज हो। For this purpose, the company had laid down multiple courses of action to meet the challenge of adverse situation. और इस पर्पस के लिए कंपनी ने बहुत सारे चैलेंजेस को देखा, किस तरह से हम वर्क कर सकते हैं, एडवर्स सिचुएशन में किस तरह से हमें वर्क करना है। इन 2008 द कंपनी सफर्ड लॉस इन मेनी प्रोजेक्ट्स। 2008 में उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ ड्यू टू द ग्रेट रिसेशन डिस्पाइट टेकिंग मैनी कॉस्ट कटिंग मेजर्स। अच्छा, यहाँ पर वो कॉस्ट कटिंग मेजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करे थे, इसके बावजूद उनको लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिसेशन का टाइम था। द मैनेजमेंट हैड टेकन utmost care regarding the possible outcome and timely review of the plans to achieve the set target during the hard time. मैनेजमेंट ने सारे मतलब जितना पॉसिबल वो कर सकते थे, ठीक है, आउटकम के लिए कि जो हमने गोल्स डिसाइड किए हैं वही अचीव हो, उसके लिए उन्होंने सारे मेजर्स यहाँ पर अप्लाई किए। रिव्यू किया अपने प्लान्स को, सो दैट जो टारगेट्स हमने सेट किए थे वही टारगेट्स हमारे अचीव हों, जो हमारा गोल था एट द एंड हमें वही अचीव हो। इन 2010 द सिस्टम इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली। 2010 में ये सिस्टम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गया, विद सब्सिक्वेंटली हेल्प द कंपनी टू एग्जीक्यूट न्यूमरस प्रोजेक्ट विद प्रिसिशंस एंड टाइमलाइंस। अब जब ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गया तो इसके ज़रिए हम क्या कर पाए, बहुत ज़्यादा मतलब जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, न्यूमरस प्रोजेक्ट्स को हम यहाँ पर कंप्लीट कर पाए, एग्जीक्यूट कर पाए विद इन द टाइमलाइंस। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। In 2005, with the aim to accelerate growth, the company had gone through several rounds of meeting. एक जो उनका एम था कि उन्हें ग्रोथ करनी है कंपनी की, उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मीटिंग्स की, डिस्कशन किए। What is the objective mentioned here? तो यहाँ पर इस लाइन में आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस स्टेटेड हियर,
यानी ये जो प्रोसेस है, सबसे पहले तो ये प्रोसेस कौन सा है, प्लानिंग का प्रोसेस है। तो प्लानिंग के प्रोसेस में आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ दिख रहा है? सो द ऑप्शंस आर डेवलपिंग प्रीमिसेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लॉन्चिंग IT डबल सिस्टम एंड कॉस्ट कटिंग। तो यहाँ पर वो जो एम लेकर चल रहे थे कि उन्हें ग्रोथ करनी है कंपनी की, और उसी के लिए वो सारे मीटिंग्स एंड डिस्कशन कर रहे थे। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है उनके पास? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो द बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इन 2008 द कंपनी सफर्ड लॉस इन मेनी प्रोजेक्ट। 2008 में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, किसकी वजह से? रिसेशन की वजह से। विच लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस इज इंडिकेटेड हियर? यहाँ पर जो आपका प्रोसेस है प्लानिंग की कौन सी लिमिटेशन को हाईलाइट किया गया है? देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि कंपनी को लॉस हुआ, किस वजह से हुआ? रिसेशन की वजह से, क्योंकि वो कॉस्ट कटिंग मेजर्स भी यूज कर रहे थे, बट इन स्पाइट ऑफ दैट उन्हें लॉस हुआ ड्यू टू रिसेशन। ठीक है, सो यहाँ पर प्लानिंग की कौन सी लिमिटेशन को हाईलाइट किया गया है? ऑप्शंस हैं, इट फेल्स टू कोप अप विद सडन चेंजेस, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, इट रिक्वायर क्रिटिकल थिंकिंग एंड नीड टू कंस्ट्रक्ट मल्टीपल एक्शन प्लान। तो देखो वो यहाँ पर क्या नहीं कर पाए, ह्यूज कॉस्ट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो कॉस्ट कटिंग मेजर्स को यूज कर रहे थे। वो जो सडन चेंजेस आए उनके साथ कोप अप नहीं कर पाए। रिसेशन आया तो रिसेशन में वो कोप अप नहीं कर पाए, और उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, इट फेल्स टू कोप अप विद सडन चेंजेस। जो अचानक चेंजेस आए, रिसेशन की कंडीशन आई, वो उसके साथ मैच नहीं कर पाए, कोप नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्हें लॉस सफर करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है। द मैनेजमेंट हैड डन इफेक्टिव फोरकास्ट, मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे से फोरकास्ट किया था, एंड क्रिटिकल थिंकिंग रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू रिड्यूस वेस्टेज। तो ये लाइन बिल्कुल करेक्ट है। जो मतलब ये इसमें भी मैं कहूँ आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं थी, केस स्टडी की लाइन एज इट इज आपको दी गई है। क्या ये लाइन बिल्कुल करेक्ट है? सो इट इज ट्रू। ठीक है, बिल्कुल सही है आपकी ये लाइन, सेम ही बताया गया है केस स्टडी में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लानिंग का, द मैनेजमेंट हैड टेकन अटमोस्ट केयर रिगार्डिंग द पॉसिबल आउटकम। यानी मैनेजमेंट ने जो मैनेजमेंट कर सकती थी पॉसिबल आउटकम के लिए वो सब उन्होंने परफॉर्म किया, एंड टाइमली रिव्यू ऑफ द प्लान्स, और साथ साथ वो रिव्यू भी कर रहे थे प्लान्स को टू अचीव द सेट टारगेट ड्यूरिंग दैट हार्ड टाइम, सो दैट वो टारगेट्स उन्हें अचीव हो सके विद इन द टाइम विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस मेंशन हियर। तो देखो सबसे पहले तो प्लानिंग प्रोसेस यहाँ डिस्कस हो रहा है पूरी केस स्टडी में। फिर यहाँ पर पूछा गया है कि इस केस स्टडी के अकॉर्डिंग कौन सा लास्ट स्टेप उन्होंने फॉलो किया। यहाँ पर आपको प्लानिंग का लास्ट स्टेप नहीं पूछा गया कि प्लानिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप बता दीजिए, तो वो तो होता है अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। आपको बताना है इस केस स्टडी के अकॉर्डिंग प्लानिंग का लास्ट स्टेप क्या है। तो यहाँ पर लिखा है रिव्यू ऑफ द प्लान्स, वो प्लान्स को रिव्यू कर रहे हैं, यानी चेक कर रहे हैं कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज फॉलो अप। वो फॉलो अप कर रहे हैं, जो प्लान्स में जो प्लानिंग में हमने डिसाइड किया था उसी के अकॉर्डिंग टारगेट्स अचीव हो, तो उसके लिए टाइम टू टाइम वो रिव्यू कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, राइट। सो करेक्ट आंसर आपको यहाँ तक पता लग गए हैं। सो यहाँ मैंने अभी आपके साथ 4 चैप्टर्स की केस स्टडीज डिस्कस की हैं, और वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा क्या बहुत लॉन्ग हो जाएगा अगर सारी केस स्टडीज में एक साथ डिस्कस करने गई। तो अभी आज की वीडियो में मैं इतना ही डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी जिसमें अदर क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। सो बेटा पढ़ते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, इससे आपका रिवीजन ही होगा। ठीक है, मुझे पता आप लोगों को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बट थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। एंड ये तो मैं बोलूँगी, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच।